गुड मॉर्निंग, लेट अस स्टार्ट। ओके, चलो बेटा। अब तक जो पढ़ा था एक बार रिवाइज करते, डे फर्स्ट से पूरा रिवाइज करते। यस, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, कुछ याद है? व्हाट इज कॉस्ट? कॉस्ट इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू प्रोड्यूस गुड्स और टू प्रोवाइड सर्विस। फिर मुझे होता बच्चों, कॉस्ट जो होता है, कॉस्ट रियल होता है या इमेजिनरी होता है? दोनों में हो सकता है, यस और नो। हम कस्टमर से कौन सा कॉस्ट वसूल करते, रियल है इमेजिनरी? दोनों वसूल करते, पक्का। व्हाट इज एग्जाम्पल ऑफ इमेजिनरी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और इमेजिनरी कॉस्ट का और एक नाम क्या है? नॉशनल कॉस्ट। उसी का नाम क्या है? इंप्यूटेड कॉस्ट। क्लियर है? फिर बताओ, कॉस्ट के तीन पार्ट कौन से होते हैं? लॉस, एसेट और एक्सपेंस। क्लियर है? यस। फिर नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर एलिमेंट। एज पर एलिमेंट कॉस्ट के तीन टाइप कौन से होते हैं? मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। पक्का। प्लास्टिक क्या है? मटेरियल। सैलरी टू मैनेजर, लेबर। और जो रेंट वगैरह क्या है? एक्सपेंस है। बहुत शानदार। फिर हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर ट्रेसेबिलिटी। बोलो, एज पर ट्रेसेबिलिटी दो टाइप कौन से होते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। जो कॉस्ट एक प्रोडक्ट के लिए बता पाएंगे वो डायरेक्ट कॉस्ट, जो एक के लिए बता नहीं सकते सबके लिए मिला के वो क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। एंड ऑल डायरेक्ट कॉस्ट आर कॉल्ड एज प्राइम कॉस्ट एंड ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट आर कॉल्ड एज ओवरहेड। क्लियर है? फिर मुझे बताओ, ओवरहेड के टाइप कितने होते हैं? तीन। कौन से होते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। जो इनडायरेक्ट कॉस्ट फैक्ट्री में इनकर क्या, वो कौन है? फैक्ट्री ओवरहेड। सेल को बढ़ाने के लिए क्या, वो क्या है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। और जो ऑफिस में इनकर क्या, वो कौन है? ऑफिस ओवरहेड। क्लियर इतना? यस। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर फंक्शन। बताओ, एज पर फंक्शन टाइप कितने होते हैं? पांच। कौन से होते हैं? प्रोडक्शन कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। व्हाट इज प्रोडक्शन कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड इज प्रोडक्शन कॉस्ट। सेम डेफिनेशन किसकी है? कन्वर्जन कॉस्ट की। दोनों में डिफरेंस क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। मुझे बताओ, प्रोडक्शन कॉस्ट में कौन कौन आएगा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड। कन्वर्जन कॉस्ट में कौन नहीं आएगा? डायरेक्ट मटेरियल नहीं आएगा, बाकी तीन आ जाएंगे। बहुत शानदार। फिर हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर नेचर। एज पर नेचर तीन टाइप कौन से होते हैं? फिक्स, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। जो चेंज नहीं होता है वो फिक्स, जो चेंज होता है वो आइदर वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। जो चेंज होता है बट इन सेम प्रपोर्शन क्या होता है? वेरिएबल। चेंज होता है बट इन डिफरेंट प्रपोर्शन। इतना क्लियर है? अब मुझे बताओ, मैंने कल क्वेश्चन दिया था लास्ट में आपको करने के लिए, किया है क्या? पूरा सॉल्व किया है? देखते हैं अभी। ओके, ये क्वेश्चन था। ओके, विजिबल प्रॉपर दिख रहा है? चलिए, अब मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में पहले बताओ मटेरियल का नेचर क्या आ रहा था? फिक्स, वेरिएबल क्या आ रहा था? वेरिएबल आ रहा था। उसका अमाउंट कितना आ रहा है? 37 का अमाउंट कितना आ रहा है? 74। सबका सेम आ रहा है? पक्का। फिर बोलो, लेबर का नेचर क्या आ रहा है? वेरिएबल। और उसका अमाउंट कितना आ रहा है? बोलो, 148। बहुत शानदार। फिर कौन है? रेंट फिक्स है। कितना अमाउंट आएगा? 40। ओके। पावर क्या था? सेमी वेरिएबल। कितना अमाउंट आ रहा है? 1। ओके। कैसे किया? शॉर्टकट से किया? नोट बना के? पक्का ना? गुड। ऑयल का नेचर क्या है? सेमी वेरिएबल। कितना अमाउंट आ रहा है? 79। जरा सबका सम बताओ। 454। बहुत शानदार। ये टोटल कॉस्ट हो गया। इसमें क्या ऐड किया आपने? प्रॉफिट। अब बोलो प्रॉफिट कितना आ रहा है आपका? नहीं, 101 आपका प्रॉफिट। आपको 101 है। और नहीं निकाला? नहीं निकाला, नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। आपने निकाला? क्या दिक्कत है प्रॉफिट में? सब कॉस्ट निकालने को आए। आपने कैसे निकाला प्रॉफिट? हम्म। हाँ।
हाँ, तो आपने पहले सेल निकाला। हाँ, एकदम सही कह रहे हैं, बहुत बढ़िया किया बेटा, बहुत बढ़िया किया। देखो अभी समझना, देखो मैक्सिमम बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, देखो प्रॉफिट पहले कितना आता, 33 था, बाद में कितना है, 73 है। कुछ लोग क्या दिमाग लगाएंगे, अरे सर प्रॉफिट फिक्स है या वेरिएबल है फिर सेम है, उससे सॉल्व करेंगे। मेरा हमेशा रखना बेटा, जो कॉस्टिंग में एंड तक कोई भी टॉपिक रहेगा, हमेशा रखना प्रॉफिट हैज नो नेचर, फिक्स वेरिएबल सेम एरर। ये टाइप किसके, कॉस्ट के टाइप है, ये प्रॉफिट के टाइप ने, प्रॉफिट का कोई नेचर नहीं होता है। तो प्रॉफिट इज ऑलवेज बैलेंस फिगर, हमेशा क्या आता है, बैलेंस फिगर। सेल और कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो क्या होता है, प्रॉफिट। तो याद रहेगा बेटा जी अपने को, प्रॉफिट हमेशा क्या आता है, बैलेंस फिगर। प्रॉफिट हमेशा किसका डिफरेंस होता है, सेल और कॉस्ट का। तो ये तो बात ऑब्वियस है, प्रॉफिट को निकालने के लिए मुझे दो बातें चाहिए। क्या क्या चाहिए मेरे को, आई वॉन्ट कॉस्ट और आई वॉन्ट सेल। अगर मुझे सेल पता है और कॉस्ट पता है, कैन आई फाइंड प्रॉफिट। अब कॉस्ट तो पता है आपको, अब मुझे क्या चाहिए। आपको क्या लगता है सेल का नेचर क्या होगा, प्रोडक्शन चेंज होने से सेल चेंज होगा या सेम रहेगा। पक्का बेटा जी, प्रोडक्शन डबल हो गया, सेल भी क्या होता है, डबल। प्रोडक्शन ट्रिपल, सेल भी क्या होता है, ट्रिपल। सेल का नेचर हमेशा क्या होता है, वेरिएबल। अब देखना यहां पे 20 यूनिट्स के लिए कितना सेल है, 300। 20 का सेल कितना आ रहा है, 300। एक के लिए बताओ कितना आएगा, 300 बाई 20 कितना आएगा, 15। वेरी गुड। 20 के लिए सेल कितना आ रहा है, 300। एक के लिए कितना आएगा, 15। फिर बोलो 30 यूनिट का सेल कितना है, 450। तो एक का कितना आएगा, पक्का। तो यहां पे रेट सबके लिए सेम आ रहा है क्या, तो एक का कितना सेल है, 15 है। तो 37 के लिए कितना आएगा, बोलो एक के लिए अगर 15 है कितना, 550। बहुत शानदार, ये आपने क्या निकाला, सेल निकाला, राइट ना। समझा हमने कैसे कर सेल बेटा। 20 के लिए अगर 300 है, एक के लिए कितना आएगा, 15। एक के लिए अगर 15 है तो 37 में कितना आएगा, 555। एक बार सेल मिल गया, कॉस्ट मिल गया, दोनों का डिफरेंस क्या होता है, प्रॉफिट होता है। सेल माइनस कॉस्ट क्या होता है, प्रॉफिट कितना आएगा, 101। वेरी गुड। आगे जब हम बजटरी चैप्टर पढ़ेंगे तो बजटरी में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं करा के दूंगा, कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। इतना भी समझ में आ रहा है अपने को, पक्का। सो इट वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ फिक्स, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। ये पूरा 100% क्लियर है, गुड। अब आगे बढ़ते, बैक टू नोट्स। अब देखो टाइप्स ऑफ कॉस्ट का हम डिस्कशन कर रहे थे, एक बार चार्ट ओपन करता हूं, हमने क्या क्या पढ़ा देखिए। देखो बच्चों, टाइप्स ऑफ कॉस्ट में अपना एज पर एलिमेंट अपना हो चुका है, एज पर फंक्शन अपना हो चुका है, एज पर नेचर अपना हो चुका है, और क्या हुआ है, एज पर ट्रेसेबिलिटी हो चुका है, और आई थिंक एज पर पेमेंट भी हुआ है ना, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट, ये डेफर्स को पढ़ा था, ये भी हो चुका है, राइट ना। अब देखो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे आज हम लोग पढ़ेंगे, देखो एक तो पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर टाइम पढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर डिसीजन मेकिंग पढ़ते हैं, और हम पढ़ते टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर एसोसिएशन। ये चीजें डिस्कस करते हैं आज हम लोग, ठीक है। फिर टाइम मिला तो बाकी और पढ़ेंगे। ओके अब देखो, मैं सबसे पहले बताने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर इन्वेंट्री और प्रोडक्ट। ध्यान सुना, थोड़ा सा मुश्किल है, पहले बता रही, जो कंसेप्ट है ना स्टार्टिंग में इतना हजम नहीं होगा। हो सकता है बेटा अभी जो कंसेप्ट बताऊंगा आपको थोड़ा समझेगा, थोड़ा नहीं समझेगा, क्योंकि कंसेप्ट बहुत वास्ट है। आगे जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा मार्जिनल कॉस्टिंग, तो मार्जिनल कॉस्टिंग पे ये कंसेप्ट ऑलमोस्ट मैं 2 घंटा पढ़ाऊंगा। तो इसका भी ध्यान सुनो। ऐसा कहा जाता है एज पर इन्वेंट्री या फिर एज पर प्रोडक्ट कॉस्ट के 2 टाइप होते हैं। एज पर इन्वेंट्री या फिर एज पर प्रोडक्ट 2 टाइप होते हैं। एक होता है प्रोडक्ट कॉस्ट और दूसरा होता है पीरियड कॉस्ट। मैं दोबारा बता रहा हूं, एज पर इन्वेंट्री टाइप कितने होते हैं, 2। कौन से होते हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट। अब देखो व्हाट इज प्रोडक्ट कॉस्ट, मैं डेफिनेशन बता रहा हूं। कॉस्ट विच कैन बी असाइन टू इन्वेंट्री, कॉस्ट विच कैन बी असाइन टू इन्वेंट्री इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट कॉस्ट।
and the cost which cannot be assigned to inventory is called as period cost. समझा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल मुझे नहीं समझा, ठीक है ना? अब देखो एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, चलो एक काम करते हैं। अब देखो यार, ये मार्कर पेन मेरे पास है, अभी ध्यान सुनना। पहले मुझे बताओ इन्वेंट्री का मतलब क्या है? स्टॉक मतलब स्टॉक मतलब बेटा क्लोजिंग स्टॉक ना। यस, अब देखो मान लो मेरे पास है 2 पेन है, राइट ना? 2 पेन है, 2 पेन का प्रोडक्शन किया था मैंने, 2 में से एक पेन बेचा है, एक पेन नहीं बेचा है। ये पेन बेचा है, जो पेन बेचा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? गुड सोल्ड। जो बेचा है वो कौन है? गुड सोल्ड। और ये पेन नहीं बेचा है, ये मेरा कौन है? क्लोजिंग स्टॉक है। यही तो मेरा कौन है? इन्वेंट्री। अब बताओ कौन इन्वेंट्री? ये फर्स्ट वाला पेन है, ये सेकंड वाला? इन्वेंट्री कौन है? पक्का जो माल नहीं बेचा है वो हमारा कौन है? इन्वेंट्री। सबको समझ में आ रहा है बेटा जी? यस। अब ध्यान सुनना, अब मैं 2 पार्ट बना रहा हूं, गुड सोल्ड और इन्वेंट्री। जो माल बेचा वो गुड सोल्ड है और जो नहीं बेचा वो कौन है? इन्वेंट्री। अब मैं एक एक कॉस्ट के एग्जांपल दूंगा, एक एक कॉस्ट के एग्जांपल दूंगा, आप बताएंगे कौन सा कॉस्ट गुड सोल्ड के लिए आएगा, कौन सा कॉस्ट इन्वेंट्री के लिए। अब बताओ मटेरियल किसको लगेगा? जो पेन बेचा है या जो पेन नहीं बेचा है? दोनों को। क्यों बेटा दोनों को? क्यों? यस, दोनों का प्रोडक्शन किया, यस और नो? मैं दोनों बनाए मटेरियल। आप पेन बेचो या फिर नहीं बेचो, मटेरियल दोनों को लगाए, क्योंकि मैं दोनों का प्रोडक्शन किया है, तो मटेरियल कॉस्ट दोनों के लाएगा। फिर बताओ लेबर दोनों के लिए काम किया, बहुत शानदार। फिर बताओ फैक्ट्री ओवरहेड दोनों को। फैक्ट्री में काम दोनों के लिए हुआ है बेटा जी, फैक्ट्री में काम दोनों के लिए है। समझ में आ रहा है क्या? अब बताओ मार्केटिंग कॉस्ट, बोलना लाइक मार्केटिंग कॉस्ट किसके लाएगा? जो पेन बेचा है, जो पेन नहीं बेचा है, या दोनों के लिए? बोलो ना बिंदास, जो भी लगता है आपको। दोनों को मार्केटिंग कॉस्ट दोनों को लगेगा? कितने बोले सिर्फ गुड सोल्ड को लगेगा? तो गुड सोल्ड को लगेगा, ठीक है। अब बेटा सुनो, ऐसा कहा जाता है मार्केटिंग कॉस्ट सिर्फ आएगा गुड सोल्ड के लिए, दोनों के लिए नहीं आता है। आपको क्यों लगता है दोनों के लिए क्यों लगता है? ओके, मार्केटिंग आपका कहना है सब मार्केटिंग हम लोग सबके लिए करते हैं, राइट ना? तो मार्केटिंग कॉस्ट सबके लिए होना चाहिए। अब समझना बेटा, देखो कॉस्टिंग में बात ये नहीं होती कि आप मार्केटिंग सबके लिए करते हो या थोड़ों के लिए करते हो। बात होती है हम किससे कॉस्ट रिकवर कर सकते। मान लो मुझे बेटा, मान लो मैंने मेरे कॉस्टिंग बैच के लिए मार्केटिंग किया, मैं बैच के लिए मार्केटिंग किया, राइट ना? अब क्या होता है, क्या मैं आपके पास से मार्केटिंग का कॉस्ट ले सकता हूं? क्या ले सकता हूं ना भाई? ठीक है, तुम मेरे क्लास में पढ़ रहे हो, राइट ना? मैं तुम्हारे पास से मार्केटिंग कॉस्ट ले सकता हूं। मान लो रास्ते में एक बच्चा जा रहा है, राइट ना? बच्चा जा रहा है, वो मेरे क्लास का बोर्ड देखता है, जैसे बोर्ड देखता है, मैं बाजू में खड़ा रहता हूं, बोला चलो 100 रुपए निकाल। बोला क्या 100 रुपए? मैं बोलता भाई तूने मैं मार्केटिंग देखा ना तूने, अब मुझे मैं मार्केटिंग कॉस्ट वसूल करने का, निकाल 100 रुपए। बोलता सर मैं क्यों दूं? जब आपके क्लास में आके बैठूंगा ना तब सर मैं फीस पे करूंगा, लेकिन अभी पैसा नहीं दूंगा। तो कहने का मतलब क्या है, हम मार्केटिंग कॉस्ट उसी से वसूल कर सकते जो माल आपने बेचा है। जब तक माल नहीं बिकता है हम मार्केटिंग कॉस्ट वसूल कर नहीं सकते। समझ में आ रहा है कि बेटा जी? पक्का। तो मार्केटिंग कॉस्ट किसके लाएगा? जो पेन बेचा है या जो नहीं बेचा है? यस। तो मार्केटिंग कॉस्ट बेटा किसके लाएगा? गुड सोल्ड के लाएगा। और जो इन्वेंट्री है और जो क्लोजिंग स्टॉक है उसके लिए मार्केटिंग कॉस्ट नहीं आएगा। समझ में आ रहा है अपने को? पक्का। कोई तकलीफ इसमें? अब आप यहां पे फोकस करना। इन्वेंट्री मतलब जो माल नहीं बेचा है। अब बताओ मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, मार्केटिंग कॉस्ट, ये 4 कॉस्ट में से कौन से कॉस्ट हमने इन्वेंट्री को दिए? ये 4 में से कौन से कॉस्ट मैंने इन्वेंट्री को असाइन किए? मटेरियल दिया और अब ये कॉस्ट मैंने इन्वेंट्री को दिए। यस। तो जो कॉस्ट हमने इन्वेंट्री को दिए वी कॉल देम एज अ प्रोडक्ट कॉस्ट। अब बताओ मार्केटिंग कॉस्ट मैंने इन्वेंट्री को दिया क्या?
तो जो इन्वेंट्री को नहीं दिया वी कॉल इट एज अ पीरियड कॉस्ट। अब समझा क्या नालायक? तो जो कॉस्ट हमने इन्वेंट्री को असाइन किया दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट कॉस्ट, और जो इन्वेंट्री को असाइन नहीं किया वो क्या होता है? अब मैं डेफिनेशन वापिस बता रहा, व्हाट इज प्रोडक्ट कॉस्ट? कॉस्ट असाइन टू इन्वेंट्री, जो इन्वेंट्री को असाइन करते वो कौन है? प्रोडक्ट कॉस्ट है। एंड द कॉस्ट नॉट असाइन टू इन्वेंट्री, जो इन्वेंट्री को असाइन कर नहीं सकते दे आर कॉल्ड एज पीरियड कॉस्ट। अभी समझ में आ रहा है क्या? पक्का? थोड़ा बहुत समझा? श्योरली? फिर से मुझे बताओ, हम क्या पढ़ रहे? टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर क्या पढ़ रहे? इन्वेंट्री और प्रोडक्ट। एज पर इन्वेंट्री टाइप कितने होते हैं? कौन से होते? प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट। जो प्रोडक्ट को इन्वेंट्री को दे सकते वो कौन है, और जो दे नहीं सकते वो? अब मुझे बताओ व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट? ऐसे कौन कौन से कॉस्ट है जो इन्वेंट्री को दे सकते हैं? मटेरियल मतलब डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड, ये सारे प्रोडक्ट कॉस्ट है। कौन बताएगा व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ पीरियड कॉस्ट? ये मार्केटिंग कॉस्ट ना। मार्केटिंग किस में आता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मार्केटिंग कौन है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसा कहा जाता है ऑल ऑफिस ओवरहेड, ऑल ऑफिस ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आर पीरियड कॉस्ट। ऐसा कहा जाता है ऑल ऑफिस ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आर कॉल्ड एज पीरियड कॉस्ट बिकॉज दे आर नॉट असाइन टू इन्वेंट्री। याद रहेगा? अब इस सर ऑफिस क्यों, अभी मत पूछना, ये तो बाद में पता चलेगा। उससे पहले आपको कॉस्ट शीट पढ़ना पड़ेगा, फिर मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ना पड़ेगा। मार्जिनल कॉस्टिंग में कंसेप्ट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एज पर एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग और एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। तब मैं जब मैं कंसेप्ट पढ़ाऊंगा तब आपको अच्छे से समझेगा बेटा। ओके, अभी इतना आपके काम का है। अब सुनो, ये तो हो गया। अबे और एक बता रहा हूं, अभी जो बता बस सुनते जाना, दिमाग को तार मत लेना। ऐसा कहा जाता है कॉस्टिंग में दो सिस्टम होते हैं, वन इज कॉल्ड एज absorption system and other is called as marginal system। ये क्या होता है इस पर अभी बिल्कुल ध्यान मत देना, बस नाम सुनते जाओ। absorption system and marginal system। यार मुझे बताओ, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, ये प्रोडक्शन को, ये प्रोडक्ट कॉस्ट है। ऑफिस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये पीरियड कॉस्ट है। ये किसने बोला? मैंने बोला, मैंने नहीं बोलना लायक, ठीक है ना? ये मैं नहीं बोलता, कौन बोलता है? एब्सॉर्प्शन सिस्टम बोलता है। कौन बोलता है? एब्सॉर्प्शन सिस्टम बोलता है। देयर इज वन मोर सिस्टम जिसका नाम क्या होता है? मार्जिनल सिस्टम। अब मार्जिनल क्या बोलता है? मार्जिनल क्या बोलता है? ऑल वेरिएबल कॉस्ट आर प्रोडक्ट कॉस्ट, ऑल वेरिएबल कॉस्ट आर प्रोडक्ट कॉस्ट वेयर एज ऑल फिक्स कॉस्ट आर पीरियड कॉस्ट। ऐसा कौन बोलता है? मार्जिनल बोलता है। बोलो, as per absorption system which costs are product cost? डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं बेटा, एज पर एब्सॉर्प्शन। एग्जांपल क्या प्रोडक्ट कॉस्ट के? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड। और पीरियड में कौन कौन आएगा? ऑफिस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और एज पर मार्जिनल सिस्टम प्रोडक्ट कॉस्ट में कौन आएगा? ऑल वेरिएबल कॉस्ट। और पीरियड कॉस्ट में कौन आएगा? फिक्स कॉस्ट। समझ में आ रहा है क्या? पक्का? इतना क्लियर है? बाकी से बिल्कुल दिमाग मत लगाना बेटा जी, राइट ना? तो एक काम करते, पर इतना बार लिख लो अच्छे से, जितना बोर्ड पे दिख रहा है सब अच्छे से लिख लो। चलो प्रॉपर टेबल बना के लिखो। आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि ये सब वर्ड पता है, ओवरहेड वगैरह सब वर्ड पता है। ये वर्ड क्या क्या है? डायरेक्ट मटेरियल, ओवरहेड पता है क्या? चलो अच्छी बात है। ये पहले 2 दिन के लेक्चर आज यूट्यूब पे आ जाएंगे, राइट ना? एक बार कवर कर लेना बेटा उसको। यूट्यूब लेक्चर आ जाएंगे आज शाम को।
कोई भी लिख लो, क्या गुड्स सोल्ड और इन्वेंट्री का जो डिफरेंस था ना वो भी लिखो, वो जरूरी है कंसेप्ट समझने के लिए। हो गया लिख के? हुआ? किसका बाकी है? लिखो लिखो। बेटा वो आपको अभी नहीं समझेगा, नहीं समझेगा आपको। बस आप नहीं, बस इतना ध्यान में रखो, सुनो मैं इतना बता रहा हूँ। मार्जिन सिस्टम के अनुसार उस सिस्टम, ये सिस्टम क्या बोलता है, देखो एक मिनट। मार्जिन क्या बोलता है कि प्रोडक्ट कॉस्ट में जितने भी वेरिएबल कॉस्ट है वो प्रोडक्ट कॉस्ट में लीजिए, और जितने भी फिक्स कॉस्ट है वो कहाँ पर डाले, प्रोडक्ट कॉस्ट में डाले। बस इतना ध्यान में रखना। मतलब ये एब्सॉर्प्शन सिस्टम के सामने ये होना चाहिए, राइट ना, और ये मार्जिनल सिस्टम के सामने होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? मैं आपको बाद में मार्जिन क्वेश्चन से प्रॉपर हर चीज़ प्रूफ दूंगा, प्रॉपर ये कैसे आता है, ये क्या होता है, प्रॉपर प्रूफ दूंगा। तो ऑलमोस्ट 3 घंटा 4 घंटा पढ़ाऊंगा उसके ऊपर। चलिए, ये क्लियर है अपने को? अब आगे बढ़ते। अब नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर डिसीजन मेकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखो, एज पर डिसीजन मेकिंग, अब ये जो कंसेप्ट है बेटा जी, इसके ऊपर ना ये ऑन द सीए फाइनल पे क्वेश्चन आता है बेटा जी। सीए फाइनल के कॉस्टिंग में चैप्टर है रिलेवेंस कॉस्टिंग।
उसमें क्या होता है कि भाई साहब आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, बोलेंगे मान लो एक बंदा है, वो अपने कार के लिए ना, एक कार के काम के लिए एक शोरूम में जाता है, कार के काम के शोरूम में जाता है, और वो कार के लिए क्या आता है, कुछ ऐसा मतलब कार के लिए बहुत सारा काम करवा के लेता है, कार का टायर चेंज करता है, कार के ऊपर ने क्या कुछ स्टैचू वैचू बिठा के लेता है, ऐसा करता है, और बोलते हैं कि फिर उस बंदे के पास से शोरूम वाला कितना पैसा ले सकता है। बंदे के पास से शोरूम वाला एग्जाम आपको क्या करेंगे, 15 मार्क का सम आएगा, 50 मार्क का सम आएगा, अभी नहीं फाइनल में आएगा, 50 मार्क का सम आएगा, और इसमें से 10-12 कॉस्ट के एग्जाम्पल देंगे, ये कॉस्ट, वो कॉस्ट, वो कॉस्ट, वो कॉस्ट, और आपको बताना है कि कौन सा कॉस्ट कस्टमर से वसूल करना चाहिए और कौन सा वसूल करना नहीं चाहिए। दिस इज डिसीजन मेकिंग। ऐसा कहा जाता है जो कॉस्ट हम लोग कस्टमर से ले सकते, जो कॉस्ट हमारे डिसीजन के लिए रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड एज रिलेवेंट कॉस्ट, और जो कॉस्ट हमारे डिसीजन के लिए अफेक्ट नहीं कर रहा है, जो हम कस्टमर से ले नहीं सकते, दे आर कॉल्ड एज इररिलेवेंट कॉस्ट। मैं दोबारा बता रहा हूं, एज पर डिसीजन मेकिंग दो टाइप होते हैं, वन इज कॉल्ड एज रिलेवेंट कॉस्ट, वन इज कॉल्ड एज रिलेवेंट कॉस्ट and second is called as irrelevant cost. सिंपल भाषा में बोलूंगा, द कॉस्ट विच इज यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग, जो कॉस्ट हमारे डिसीजन मेकिंग में काम में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज रिलेवेंट कॉस्ट, और जो कॉस्ट हमारे डिसीजन मेकिंग में बिल्कुल काम में नहीं आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इररिलेवेंट कॉस्ट। थोड़ा क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, आपको क्या लगता है वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में से कौन सा कॉस्ट रिलेवेंट है और कौन सा कॉस्ट इररिलेवेंट है? हाँ, वेरिएबल रिलेवेंट है और फिक्स इररिलेवेंट है, क्यों बेटा? फिक्स कॉस्ट वसूल करना ही पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट, ओके, और वेरिएबल चेंज होता है, इसके लिए वो क्या है? सही बता, सही बता, मतलब गलत कुछ लॉजिक में गलत कुछ नहीं बेटा, राइट ना? देखो, लेकिन उसको थोड़ा सा अलग एंगल से बता रहा हूं, समझना अच्छे से बेटा। अब देखो मैं क्या बता रहा था, ये टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर क्या है? डिसीजन मेकिंग। जो डिसीजन के हेल्प कर रहा है वो कौन है? रिलेवेंट कॉस्ट, और जो डिसीजन में हेल्प नहीं कर रहा है वो कौन है? इररिलेवेंट कॉस्ट। जो छोटा एग्जांपल है, छोटा एग्जांपल लेते हैं, मान लो मेरा भी देखो, मेरा बेटा एक काम करो, अज्यूम कर लो ये पेन बना के बेचना मेरा काम है, मैं पेन बना के बेचता हूं, मेरा काम है, राइट ना? अब क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, केशव मेरे पास आता है, केशव वाले सर मेरे को पेन खरीदने का है, मतलब कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब क्या होता है, केशव बोलता है सर पेन के लिए सर मुझसे कितने पैसे लोगे? अब केशव बोलता है केशव 2 मिनट रुक जा, मैं पेन के बनाता हूं, कौशल बनाता हूं। अब देखो क्या होता है, इस पेन को बनाने के लिए सबसे पहले मुझे लगता है मटेरियल, उसका खर्चा आता है 10 रुपए। पेन को बनाने के लिए लेबर कॉस्ट लगता है, उसका खर्चा आता है 20 रुपए। पेन को बनाने के लिए मुझे डायरेक्ट एक्सपेंस लगता है, उसका खर्चा आता है 10 रुपए। और पेन को बनाने के लिए रेंट मतलब फैक्ट्री ओवरहेड, रेंट का खर्चा बेटा आएगा सपोज 30 रुपए रेंट का खर्चा आएगा, और ये सभी मिला के मेरा कॉस्ट हो जाएगा 70 रुपीज, और इस पे मुझे 20 का प्रॉफिट मुझे कमाने का है, और मैं पेन सेल करूंगा 90 रुपीज में। ये मेरा कॉस्ट शीट है। केशव बोला केशव पेन का सेलिंग पर 90 रुपीज है बेटा, 70 मेरा कॉस्ट है, 20 मेरा प्रॉफिट है, तो 90 रुपीज दे दे, पेन लेके जा। वो 90 रुपए देता है, ओके, पेन लेके जाता है। उसको पेन भयंकर पसंद आता है, उसको पेन भयंकर पसंद आता है। अब दोस्तों बोलता है अरे भाई एकदम सुपर पेन है, लाजवाब पेन है, तुम भी ये पेन खरीदो, तुम भी ये पेन खरीदो। अब केशव इतनी तारीफ करता, इतनी तारीफ करता ना, उसकी तारीफ सुनने के बाद भावेश आता है, मुझे भावेश बोलता है सर मुझे भी पेन खरीदने का है। बोला ठीक है बेटा लेके जाओ। बोलता है सर आप मुझे कितने में पेन दोगे मुझे बताओ। देख बेटा मैंने केशव को पेन दिया था 90 रुपीज में, मैं तुझे भी पेन दूंगा 90 में, मैं तुझसे 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं लूंगा, मैं तुझे भी पेन 90 रुपीज में दूंगा। जैसे मैं बोलता हूं भावेश 90 में पेन लेके जा, भावेश के आंखों से आंसू आते, बोलता क्या हो गया तेरे को? रोना शुरू करता है, बोले सर मैं बहुत गरीब हूं सर, मैं बहुत गरीब हूं सर, बहुत गरीब हूं सर, सर मेरे पास ना पता क्या पेन के लिए भी पैसे नहीं है, मैंने इसे कैसे तो करके बता क्या मैंने पैसे जमा किए सर, बहुत हालत खराब है सर, तो खाने के पैसे नहीं सर, पेन के 90 रुपए कहां पे लाके दूं सर, कुछ तो डिस्काउंट कीजिए, मैं सर आपका बहुत नाम सुन के आया हूं सर, अब मुझसे आपसे बहुत उम्मीद है, आप डिस्काउंट मुझे दीजिए। अब बताओ मुझे भावेश को डिस्काउंट देना चाहिए नहीं देना चाहिए?
बोलना देना चाहिए। क्यों रो रहा है इसके लिए? मैं नालायक कॉस्टिंग फैकल्टी हूं, राइट ना? अब बताओ, उसको डिस्काउंट दूंगा, मैं भूखा मर जाऊंगा ना? बार्गेनिंग क्या? एक तो वो भूखा, मैं तो मैं भूखा मरूंगा। बोल कौन चाहिए? मैं मर गया तो सिलेबस कौन खत्म करेगा तुम्हारा? ओके अब बेटा मुझे बताओ, तो यहां पे कहने का मतलब क्या है? अब देखो, अब ये बहुत रो रहा है, मैं बोलता बेटा 2 मिनट रुक, एक काम कर, तू घर चला जा, मैं नेक्स्ट डे सोच के बताता, तेरे को सोच के बताता हूं। अब क्या होता है, उसको मैं घर भेज देता हूं। मैं रात को सोचता हूं, मैं रात को नींद नहीं आ रही मेरे को, यार बहुत टेंशन आ रहा है, मैं बोलूंगा अब इसको डिस्काउंट दूंगा ना, मेरे खाने पीने बंद हो जाएंगे, अब करना है क्या? लेकिन इसकी मासूम शक्ल देख के मेरा दिल पिघल जाता है, बोलता यार ये बच्चा इतना कन्विंस कर अपने डिस्काउंट देना बनता चाहिए, तो क्या करे? तो फिर क्या होता है, मैं दिमाग लगाता हूं, मैं सोचता हूं यार देखो, मैंने केशव के लिए एक पेन मैंने बनाया था, राइट? आपके लिए पेन बनाए थे, खर्चे थे। मैंने भावेश के लिए और एक पेन बनाया था, भावेश मैंने और एक पेन बनाया था। बेटा पहले मुझे बताओ डायरेक्ट मटेरियल ये कैसा कॉस्ट है, फिक्स है वेरिएबल है? ये डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल ना, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मटेरियल बढ़ेगा, प्रोडक्शन कम तो मटेरियल भी कम। मटेरियल कैसा है? वेरिएबल कॉस्ट है। डायरेक्ट लेबर क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। एक्सपेंस भी वेरिएबल, याद रखना, ऑल डायरेक्ट कॉस्ट आर वेरिएबल। रेंट क्या है? फिक्स है। ठीक है, ये था। अब सुनना अच्छे से, अब मुझे भावेश से पैसा वसूल करने का है। मुझे बताओ, मैं भावेश के लिए और एक पेन बना रहा हूं, मैंने केशव का पेन बना के बेचा था, भावेश के लिए और एक पेन बना रहा हूं। जब मैं भावेश के लिए और एक पेन बना रहा हूं, तो इस पेन के लिए क्या मुझे मटेरियल का खर्चा आ रहा है क्या? पक्का। तो भावेश से मैं मटेरियल का पैसा लूंगा। क्या मैं भावेश से लेबर का पैसा ले सकता हूं क्या? लूंगा ना। जब पेन बढ़ेगा लेबर कॉस्ट भी बढ़ेगा, ले सकता हूं। एक्सपेंस का पैसा भी बढ़ेगा जब नया पेन बनाऊंगा। अब बताओ, भावेश के लिए पेन बनाने से क्या रेंट कॉस्ट मेरा बढ़ेगा? क्यों? रेंट कॉस्ट कौन है? फिक्स है। पहले कितना था? 30, अभी भी कितना है? मतलब मैं पेन एक बनाओ या 2 बनाओ, रेंट कॉस्ट क्या रहेगा? 30 का 30 रहेगा। मानते हो क्या? मैं रेंट कॉस्ट क्या रहेगा? 30 का 30 रहेगा। और जितना भी रेंट था वो मैं ऑलरेडी केशव के पास से वसूल कर चुका हूं। समझ में आ रहा है क्या? एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने से मेरा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है, पर मेरा फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ रहा है। और जितना भी 30 का फिक्स कॉस्ट था मैं आपके पास से ले चुका हूं। अब बताओ, आपको पेन बनाने के चक्कर में मेरा फिक्स कॉस्ट बढ़ रहा है क्या? अगर मेरा फिक्स कॉस्ट बढ़ ही नहीं रहा है तो मैं भावेश के पास से फिक्स कॉस्ट नहीं लूंगा। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि मेरा फिक्स कॉस्ट नहीं लग रहा है मेरे को, जितना फिक्स कॉस्ट था मैं पहले से वसूल कर चुका। अब बताओ, अब मेरा टोटल कॉस्ट कितना आएगा? 40। मेरे को प्रॉफिट कमाने का 20 का है। अब क्या होता है, नेक्स्ट डे आता है भावेश, बोला सर क्या सोचा सर आपने, डिस्काउंट दोगे या फिर नहीं दोगे? बोला बेटा मेरे को वैसे भी 20 का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन मैं तेरे लिए दिल पे पत्थर रख के अपना मैं प्रॉफिट सैक्रिफाइस कर रहा हूं। जो पेन मैंने केशव को 90 बेचा था वो मैं तुझे 70 में दूंगा। मैं मेरा प्रॉफिट सैक्रिफाइस कर। जैसे ये बोलता है भावेश रोना शुरू होता है। बोलता अभी क्या हो गया मैं नालायक? बोला सर आप महान हो सर आपने मेरे लिए अपना प्रॉफिट सैक्रिफाइस किया। अब बताओ राज सर महान है या कमीने है? बोलो क्यों बताओ? मैंने प्रॉफिट सैक्रिफाइस किया मेरा नहीं ना, उल्टा देखो ना, मेरा कॉस्ट कितना था? 40 था, मैंने कितने बेचा है? 70 में। अब देखो मुझे प्रॉफिट कितना मिल गया? 30। अब देखो इसको डिस्काउंट मिल गया, भावेश खुश, मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, मैं भी खुश। समझ में आ रहा बेटा जी? पक्का। तो कहने का मतलब क्या समझना, जब आप एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनाते, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन की वजह से सिर्फ क्या बढ़ता है? वेरी कॉस्ट। क्या नहीं बढ़ेगा? मतलब एक्स्ट्रा प्रोडक्शन का जब आप सेलिंग प्राइस निकालोगे, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन का सेलिंग प्राइस निकालने के लिए सिर्फ काम में कौन आएगा? वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट काम में, तो एडिशनल सेलिंग प्राइस निकालने के लिए अगर वेरिएबल कॉस्ट काम में आ रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट आपके डिसीजन मेकिंग में काम में आ रहा है। तो क्या सेलिंग प्राइस होना चाहिए? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बेटा 8 या 10 मार्क के लाते, समझा क्या?
8-10 मार्क का, बस लॉजिक मैटर करता है। लॉजिक क्लियर है, आप क्लिक कर पाओगे, समझा के बेटा जी। तो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट के पास से आप क्या वसूल कर पाएंगे? वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट सेलिंग प्राइस में काम में आ रहा है, तो ये कौन है? रिलेवेंट कॉस्ट है। बट प्रोडक्ट के सेलिंग प्राइस में फिक्स कॉस्ट काम में नहीं आ रहा है, तो वो कौन है? इररिलेवेंट कॉस्ट है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे बहुत होता है बेटा जी। ऐसे मॉल में अगर देखते हैं, कुछ मॉल में ऐसा होता है, एक कपड़ा लो नो डिस्काउंट, 2 लो 10% डिस्काउंट, 3 कपड़े लो 30% डिस्काउंट, 10 कपड़े लो पूरा फ्री में लेके जाओ। ऐसा होता है ना, डिस्काउंट बोलते हैं। अब आप कभी कभी सोचना, अरे दुकान से डिस्काउंट कैसे बांटता है, इतना डिस्काउंट कैसे देता है? अरे उसको पता होता है यार, जब कस्टमर ना एक के बदले 2 कपड़े लेगा, जितने ज्यादा कपड़े लेगा ना, उसका सिर्फ क्या बढ़ेगा? वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा। फिक्स कॉस्ट उतना चलेगा। तो जितना भी फिक्स कॉस्ट क्या हो रहा है? सेव हो रहा है, वहां से क्या देगा? डिस्काउंट देगा। समझ में आ रहा है क्या? पक्का? श्योरली। तो मुझे बताओ, डिसीजन के लिए कौन रिलेवेंट है? वेरिएबल कॉस्ट। कौन इररिलेवेंट है? पंडा समझा? कोई तकलीफ, कोई क्वेरी? चलिए, अब अगला अपना कंसेप्ट है मार्जिनल। इसी में कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। कभी नाम सुना है मार्जिनल कॉस्ट? सुना है कभी? पढ़ा फाउंडेशन में? बोलो, व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? अबे फॉर्मूला नहीं बे, मुझे नहीं आता फॉर्मूला, मैथ्स वीक है मेरा। क्या क्या क्या? ओके, मतलब एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड। एकदम सही बताया बेटा। क्या होता है? कॉस्ट इनकर्ड टू प्रोड्यूस 1 एक्स्ट्रा गुड। कॉस्ट इनकर्ड टू प्रोड्यूस 1 एक्स्ट्रा गुड। मान लीजिए मैं पहले 10 पेन बना रहा था, 10 पेन के लिए मुझे खर्चा आ रहा था 200 रुपए। 10 पेन के लिए खर्चा 200 रुपए आ रहा था। अब मैंने 11 पेन बनाया, मेरा कॉस्ट हो गया 220। कॉस्ट कितने से बढ़ गया? 20 से बढ़ गया। तो 10 के बदले 11, एक एक्स्ट्रा पेन बनाने से, एक एक्स्ट्रा पेन बनाने से मेरा कॉस्ट जितने से बढ़ेगा वही तो मेरा कौन है? मार्जिनल कॉस्ट है। पक्का? ध्यान सुनना। तो क्या ना इसे, व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? कॉस्ट इनकर्ड टू प्रोड्यूस 1 एक्स्ट्रा यूनिट। एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने से कॉस्ट जितने से बढ़ता है, एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने से कॉस्ट जितने से बढ़ता है वो कौन है? मार्जिनल कॉस्ट। कुछ महसूस हो रहा है? कुछ क्लिक हो रहा है? एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने से कॉस्ट जितने से बढ़ता है उसे मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। यस यस यस, यूनिट बढ़ने से जो कॉस्ट बढ़ता है वो कौन है? वेरिएबल ना बेटा। तो मार्जिनल में क्या बोलता है? एक यूनिट बढ़ने से कॉस्ट जितने से बढ़ेगा वो मार्जिनल कॉस्ट है, और यूनिट बढ़ने से जो कॉस्ट बढ़ता है वही मेरा कौन है? वेरिएबल कॉस्ट है। तो क्या नाइ से मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग बट द वेरिएबल कॉस्ट। समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? मैं बोल रहा इसके लिए हाँ बोल रहा है, आपको समझ में आ रहा है? पक्का? जो कॉस्ट बदलता है वही कौन है? मार्जिनल। वही कौन है? वेरिएबल कॉस्ट है। अब बताओ, वेरिएबल कॉस्ट डिसीजन के लिए क्या था? रिलेवेंट था या इररिलेवेंट था? तो मार्जिनल कॉस्ट भी क्या होगा? यस, मार्जिनल कॉस्ट इज ऑल्सो रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। दैट्स इट। कोई तकलीफ इसमें? पक्का? अब चलो, अब मैं 2 कॉस्ट और बता रहा हूं। एक एग्जांपल लेते हैं, शटडाउन कॉस्ट, और सेकंड लेके लेते हैं बेटा संक कॉस्ट। शटडाउन कॉस्ट और संक कॉस्ट। शटडाउन कॉस्ट, गेस करो, बोलो व्हाट इज शटडाउन कॉस्ट? क्या लगता है आपको? एनी गेस? व्हाट इज शटडाउन कॉस्ट? मिनिमम वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करने से हम्म हम्म ओके, मतलब वेरिएबल कॉस्ट रिकवर नहीं कर पा रहे तो उसे शटडाउन कॉस्ट बोलते हैं। ओके, एकदम एकदम सही, एकदम सही बेटा। अभी सुनना बेटा, क्या शटडाउन कॉस्ट का मतलब क्या समझ अच्छे से। देखो, व्हाट इज शटडाउन कॉस्ट? बेटा आपने जो बोला बताया, क्या आपने बेटा कंडीशन बताई। आपने क्या बताया? शटडाउन कब करते हो बताया, समझा क्या? आपका कहना गलत नहीं था, सही था। लेकिन मैं क्या बात कर, शटडाउन कॉस्ट क्या होती है इसकी बात। व्हाट इज शटडाउन कॉस्ट? देखो, कॉस्ट
which we have to incur. Cost which we have to incur even though doors of business are shut down. बिजनेस के दरवाजे बंद करने के बाद भी, बिजनेस के दरवाजे बंद करने के बाद भी जो कॉस्ट आपको इनकर करना पड़ेगा उससे हम लोग क्या बोलते हैं? शट डाउन कॉस्ट. समझ में आ रहा है क्या? मैं दोबारा बता रहा हूं. द कॉस्ट विच हैव टू बी इनकर्ड इवन दो डोर्स ऑफ बिजनेस आर शट डाउन. मान लो मेरी फैक्ट्री, कल से फैक्ट्री को ताला लगा दिया, फैक्ट्री बंद. कुछ कॉस्ट के नाम लूंगा, बताओ वो कॉस्ट लगेगा या नहीं लगेगा? फैक्ट्री बंद कर दी, मटेरियल का खर्चा आएगा पक्का, लेबर का खर्चा नहीं. फैक्ट्री बंद है, प्रोडक्शन बंद है, मटेरियल लगेगा नहीं, लेबर लगेगा नहीं. रेंट का खर्चा आएगा, काम करो या फिर ना करो रेंट तो पे करना ही पड़ेगा. लाइट बिल आएगा बेटा, आएगा मिनिमम तो आएगा ना बेटा. मान लो एक काम करो, तुम तुम्हारा घर ऐसे 5-6 महीने का बंद करो, घूमने जाओ, वर्ल्ड टूर पे जाओ, वापस आओ, लाइट बिल नहीं आएगा. थोड़ा बहुत आता ना यार, है कि नहीं? मतलब कि लाइट बिल में कुछ बड़ा फिक्स पोर्शन होता है, उसे स्टैंडिंग कॉस्ट बोलते हैं बेटा. ओके, वो स्टैंडिंग चार्जेस होता है ना, वो लगेंगे बेटा. तो लाइट बिल का जो फिक्स पार्ट है लगेगा, मतलब लगेगा. रेंट पे करना पड़ेगा, लाइट बिल पे करना पड़ेगा, मशीन का डेप्रिसिएशन लगेगा, काम करो या फिर ना करो डेप्रिसिएशन लगेगा. इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस पॉलिसी ले प्रीमियम तो भरना ही पड़ेगा. तो कहने का मतलब क्या है? रेंट, लाइट बिल, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये कुछ ऐसे खर्चे जो बिजनेस बंद करने के बाद भी आपको लगने वाले. तो बिजनेस के दरवाजे बंद करने के बाद भी जो खर्चा आएगा उससे हम लोग क्या बोलते हैं? शट डाउन कॉस्ट बोलते. कहते बच्चा लोग शट डाउन कॉस्ट बोलते. सबको झिपा गया पक्का? अब बताओ, शट डाउन कॉस्ट डिसीजन के लिए रिलेवेंट है या इररिलेवेंट है? वो हमारे डिसीजन मेकिंग को हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे? आर दे रिलेवेंट और इररिलेवेंट? कितने बोलते शट डाउन कॉस्ट रिलेवेंट है, रिलेवेंट है, इसे हेल्प करते हैं? कितने बोलते शट डाउन कॉस्ट इररिलेवेंट है? बिंदास बोले, शर्माते क्यों? इररिलेवेंट है. वह इररिलेवेंट है. हाँ, बिजनेस तो बंदिश पड़ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है सर? हाँ कि नहीं? वैसे बात लगने वाली है. बेटा समझना, प्रोडक्शन में फर्क नहीं पड़ता. अब समझना बेटा, बात सिर्फ ये नहीं होती आप प्रोडक्शन कितना करोगे. समझना, आपका कहना क्या है? सर अब बिजनेस बंदिश करेंगे, सर प्रोडक्शन ज्यादा करो कम करो, क्या फर्क पड़ रहा है? देखो, कॉस्टिंग में वी हैव टू टेक लॉट ऑफ डिसीजन. अब देखो, एक्चुअल में शटडाउन कॉस्ट आपके डिसीजन में हेल्प करता है. कैसे? फॉर एग्जाम्पल दूंगा. मान लो बेटा, मान लो आपकी फैक्ट्री, फैक्ट्री में बहुत लॉस हो रहा है, नहीं पड़ रहा है आपको, राइट ना? तो क्या होता है? आपको फैक्ट्री बंद करने का. मान लो आज आपका फैक्ट्री का लास्ट डे, ऐसे उदास बैठे हो, फैक्ट्री लास्ट डे, फैक्ट्री आपको कल से बंद करनी है, लास्ट डे आपने बोला चलो लास्ट डे आके बैठ जाते हैं यार, क्या फर्क पड़ रहा है? ओके, और एकदम रो रहे हो आप पे आंखों में आंसू है. मैं आपको फैक्ट्री में आता हूँ, बोलते क्या हो गया बेटा? बोले सर यार बहुत जिंदगी में तकलीफ है, बहुत दुख है जिंदगी में सर, फैक्ट्री कल से हम बंद करने जा रहे हैं सर, बहुत रोना आ रहा है. बोला ठीक है ना, कल से बंद करो ना. अरे आज का दिन तो है ना, आज तो लड़ो ना, आज तो कुछ काम करो. बोलते क्या काम करे सर? वैसे भी कल से बिजनेस बंदिश करने का है, तो आज क्या काम करे? काम करके क्या भला होगा हमारा? अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं बेटा, मुझे पहले बताओ, मुझे बताओ, मान लो आपने कल से फैक्ट्री बंद कर दिया, फैक्ट्री बंद कर दिया, क्या कल से सारे खर्चों से छुटकारा मिलेगा? फैक्ट्री बंद किया तो क्या सारे खर्चों से छुटकारा मिलेगा? नहीं. आप बोले सर तो कल फैक्ट्री बंद भी करेंगे ना, रेंट तो पे करना ही पड़ेगा, लाइट बिल तो पे करना ही पड़ेगा, इंश्योरेंस प्रीमियम तो पे करना ही पड़ेगा. मान लो ऐसा करके आपको 25,000 का खर्चा आने वाला है. कल से फैक्ट्री बंद किया तो भी 25,000 का खर्चा आपको आने वाला है. यह आपका कौन है? शटडाउन कॉस्ट है. तो मैं बोलता हूं बेटा, अगर फैक्ट्री का लास्ट डे है, आपको अगर पता है कि कल से 25,000 खर्चा आने वाला है, तो एटलीस्ट आज इतना तो काम करो कि आपको 25,000 का इनकम मिले. आप इतना तो प्रोडक्शन करो, इतना तो प्रोडक्शन करके फैक्ट्री बंद करो कि सो दैट आपका 25,000 तो रिकवर होना चाहिए. तो बिजनेस बंद करते वक्त
कितने का प्रोडक्शन करके बिजनेस बंद करते वक्त कितने का प्रोडक्शन करके बिजनेस बंद करना चाहिए, उसे हम लोग बोलते हैं शटडाउन पॉइंट। ये बेटा क्वेश्चन आएगा बेटा जी, बोले शटडाउन पॉइंट एट व्हाट सेल एट व्हाट प्रोडक्शन बिजनेस शुड बी क्लोज। बिजनेस बंद करते वक्त कितने पे बिजनेस बंद करना चाहिए, शटडाउन पॉइंट बोलते हैं, और कितने पे बिजनेस बंद करना चाहिए उस डिसीजन के लिए हेल्प कौन करेगा, शटडाउन कॉस्ट हेल्प करेगा। समझ में आ रहा है बेटा? तो क्या शटडाउन कॉस्ट डिसीजन में हेल्प कर रहा है? क्या किस डिसीजन में हेल्प कर रहा है? कितना प्रोडक्शन करके बिजनेस बंद करना चाहिए, 100 का माल बना के बंद करना चाहिए, या 150 बना के बिजनेस बंद करना चाहिए, या 200 बना के बंद करना चाहिए। तो बिजनेस कब बंद करना चाहिए, उस डिसीजन के लिए हेल्प कौन करेगा, शटडाउन कॉस्ट हेल्प करेगा। समझा क्या? तो शटडाउन कॉस्ट अगर आपके डिसीजन में हेल्प कर रहा है तो वो कौन है आपके लिए, रिलेवेंट कॉस्ट है। कुछ समझा क्या? पक्का? श्योर 100%? आप नेक्स्ट देखो बच्चों, संक कॉस्ट। अब सुनना, क्या आपने कभी संक वर्ड सुना है? कभी क्या होता है संक? सुना है कभी? सिंह सुना है क्या? नहीं, संक छोड़ दे, सिंह तो सुना होगा ना। सिंह क्या होता है? डूब जाना, बरा ना। सिंह का पास्ट टेंस संक होता है। इंग्लिश का याद करो, सिंह का पास्ट बेटा क्या होता है, संक। सिंक मतलब डूबना, संक मतलब डूब गया, टाइटैनिक। संक मतलब डूब गया। तो संक कॉस्ट क्या होता है? मतलब जो कॉस्ट डूब गया, पानी मिला कॉस्ट को डुबा दिया। मतलब डूब गया मतलब क्या होता है, कॉस्ट डूब गया मतलब मतलब लॉस हो गया। नहीं बेटा, समझना, संक कॉस्ट इज नॉट योर लॉस। बेटा अभी समझना अच्छे से, थोड़ा सा लॉस होता है, लेकिन बेटा एक्चुअल में बेटा क्या होता है, संक कॉस्ट एग्जैक्टली बता क्या होता है। फायदा नहीं हो ऐसे बोल नहीं सकते बेटा, फायदा नहीं हुआ बता रहा हूं, संक कॉस्ट एग्जैक्टली। संक कॉस्ट मतलब क्या, जो कॉस्ट डूब गया। पर कॉस्ट डूबना मतलब क्या? कुछ लोग क्या बोलते हैं, सर बैड डेप होना मतलब संक कॉस्ट होना। नहीं, बैड डेप इज नॉट अ संक कॉस्ट। देखो ध्यान सुनना, संक कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ फॉरगॉन। संक कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ फॉरगॉन ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। टेक्नोलॉजी या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चेंज होने से, टेक्नोलॉजी या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चेंज होने से जो कॉस्ट डूब जाता है उसे बोलते हैं संक कॉस्ट बोलते हैं। तो समझा? एग्जाम्पल दो, मान लो बेटा जी, आप इंटर के एग्जाम के जा रहे हो, इंटरमीडिएट एग्जाम के जा रहे हो, राइट, एग्जाम के जा रहे हो, और बेटा आपके पास ना आपने जस्ट एक 10 मिनट पहले एक ब्लैक पेन परचेस किया। बस आपने 10 मिनट पहले बेटा ब्लैक पेन परचेस किया आपने, राइट ना, और पेन लेके आप जा रहे थे, राइट ना। सेंटर पहुंचते हो, सेंटर पर दोस्त मिलता है, तो सर भाई कैसे हो गया पढ़ाई? आप बोलते एकदम मस्त पढ़ाई कि आज पेपर फोड़ देंगे आप, राइट ना। आपकी जेब में ना यहाँ पे आपके दोस्त को ऐसा ब्लैक पेन दिखता है, ओके, यहाँ पे ऐसा ब्लैक में लटका रहता है, दोस्त को दिखता है। बोले कौन सा पेन लेके आया तू? यार नया पेन खरीदा, अभी भी 100 रुपए का पेन लिया। बोलता है पागल, हॉल टिकट पढ़, उसमें क्लियर लिखा है ब्लैक पेन इज नॉट अलाउड। नहीं होता, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है ना, सीरियस मत होना। ओके, एग्जाम वहां पे लिखा होता है ब्लैक पेन इज नॉट अलाउड। पढ़ते हो, अरे यार ब्लैक पेन अलाउड नहीं है, और ऐसे पेन को देखिए बहुत गुस्सा आता है। अब क्या करते हो, पेन लेते हो, फेंक देते हो, पैसा बर्बाद। कुछ काम करेगा बेटा? नहीं, क्योंकि बेटा आईसीआई ने क्या किया, रूल क्या किए, चेंज। रूल चेंज बेटा करने से जो पैसा क्या हो गया, डूब गया, वो क्या होता है, संक कॉस्ट। समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट एग्जांपल, मान लीजिए बेटा आपको, मुझे आपकी कॉस्टिंग बैच शुरू करने, और कॉस्टिंग बैच शुरू करने से पहले ना मैं एकदम कुछ बुक्स प्रिंट करता हूँ, मैं बुक का बड़ा प्रिंटिंग करता हूँ, बुक्स का प्रिंटिंग करके बुक्स पर रख दी मैंने, राइट ना। ओके, प्रिंटिंग से याद है आपके नोट्स कल मिल जाएंगे बेटा आपको, ठीक है ना। हाँ ओके, तो बच्चों देखो, तो बुक्स मेरा प्रिंटिंग करके मैंने रख दिए थे। अब क्या होता है, आपकी बैच शुरू होने वाली होती है, और एक दिन पहले आईसीआई का नोटिफिकेशन आता है सिलेबस चेंज। बात लगी, तुमको टेंशन है? टेंशन तो मुझे है ना, बुक्स प्रिंट मैंने किए थे। अब जो बुक्स का पैसा किया था सारा पैसा डूब गया, पैसा, क्योंकि सिलेबस क्या हो गया, चेंज। तो सिलेबस बदलने से, टेक्नोलॉजी बदलने से जो पैसा डूब गया वो क्या आता है, संक कॉस्ट। और एग्जांपल दूंगा, फिर आपको अगर पता होगा, पहले के जमाने में कंप्यूटर के पहले टाइपराइटर हुआ करते थे। देख टाइपराइटर देखा क्या आपने, खड़खड़ करता टाइपराइटर। ओके, अज्यूम करो एक बंदा है जिसके पास टाइपराइटर है, राइट ना।
अब क्या तो टाइपराइटर के लिए ना इंक लगती है बेटा, उसके लिए उस बंदे ने क्या किया था, टाइपराइटर के लिए उसने 100 बॉक्स इंक ला के रखा था, 100 बॉक्स इंक ला के रखा था। और नेक्स्ट वीक ही क्या हो गया, मार्केट में कंप्यूटर आते हैं और हर बंदा कंप्यूटर यूज करना शुरू करता है और वो बंदा भी कंप्यूटर खरीद लेता है। अब कंप्यूटर खरीद लिया, अब टाइपराइटर के इंक का कुछ काम है क्या, कंप्यूटर में इंक डालोगे आप लोग, नहीं ना बेटा जी। इसका मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी बदल गई, टेक्नोलॉजी बदलने से अब टाइपराइटर के लिए जो इंक का बॉक्स परचेज किया था वो क्या हो गया, आउटडेटेड हो गया, उसका पैसा क्या हो गया, डूब गया। तो टेक्नोलॉजी बदलने से या मैन्युफैक्चरिंग मेथड बदलने से चीजें आउटडेटेड होती है और आउटडेटेड होने से जो पैसा आपका डूबता है, आउटडेटेड होना इसे हम कॉस्टिंग में बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूशंस बोलते हैं बेटा जी। ओके, और चीजें बेटा आउटडेटेड होने से जो पैसा डूबता है दैट इज कॉल्ड एज संक कॉस्ट। समझ में आ रहा है? अब मुझे बताओ संक कॉस्ट ये डिसीजन के लिए रिलेवेंट है या इररिलेवेंट है? इररिलेवेंट है, क्यों? नहीं हो सकता पक्का? मान लो मैंने मेरे बैच के लिए 100 बुक प्रिंट करके रखे थे और 100 बुक का पैसा डूब गया, तरह बदल गया। आप क्लास में आते हो, बोले सर क्लास की फीस कितनी है? बोलते देख बेटा क्लास की फीस तो वैसे तो इतनी इतनी क्लास की फीस थी, लेकिन यार अभी भी सिलेबस चेंज हो गया और मेरा 100 बुक का नुकसान हो गया। एक काम करता हूं, मैं तुम्हारी फीस बढ़ाता हूं, मैं तुम्हारे पास से सबके पास से 1000 रुपए एक्स्ट्रा लेता हूं। दोगे आप लोग? दोगे? नहीं कमी नहीं रही तुम लोग, क्यों नहीं दोगे? अरे फीस दिया मुझे पता नालायक, लेकिन क्यों नहीं दोगे? मैंने मान लिया 1000 रुपए मांगा तो दोगे क्या आप लोग? हाँ बरा है ना, सही है। सर आपकी गलती सर, हम क्यों दे सर? आप हमने बोला था प्रिंट निकालने के लिए, राइट ना? आपको कितनी घाई थी सर, बैच शुरू हुआ है कि नहीं, आपने बुक्स प्रिंट निकाल दे सर, एकदम गलत है सर, आपकी गलती। सर पैसा आपका मतलब है क्या, पैसा आपका डूब गया, आप देख लो। मैं बोल रहा हूं जब तक तुम पैसा नहीं भरोगे ना तुम्हारा क्लासेस पर नहीं पढ़ाऊंगा तुम लोगों को। आप बोलो सर ठीक है काम करो, हमारा फी रिफंड करो, हम जाते सर। ओके मतलब नहीं, रुक जाओ, अब बताओ मैं पैसा मांग सकता हूं क्या बेटा आपसे? नहीं ना। तो बेटा कहने का बेटा मतलब क्या होता है, एक बार जो पैसा डूब गया सो डूब गया, संक में एक बार पैसा डूब गया सो डूब गया। आप नए कस्टमर से उसका पैसा मांग नहीं सकते, तो अगर नए कस्टमर से उसका पैसा वसूल कर नहीं सकते तो संक कॉस्ट डिसीजन के लिए काम में नहीं आएगा, वो डिसीजन के लिए क्या है, इररिलेवेंट है। समझ में आ रहा है क्या? कोई तकलीफ इसमें? सबको झेपा? यस। हम पढ़ क्या रहे थे, टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर डिसीजन मेकिंग। बोलो एज पर डिसीजन मेकिंग दो टाइप कौन से होते हैं, रिलेवेंट और इररिलेवेंट। जो डिसीजन के लिए काम में आ रहे वो कौन है, जो काम में नहीं आ रहे? आज मैंने इतने सारे एग्जाम्पल दिए, बताओ इसमें से कौन कौन से एग्जाम्पल रिलेवेंट कॉस्ट के थे? वेरिएबल कॉस्ट और शटडाउन कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, ये सारे कौन है, रिलेवेंट है। और व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ इररिलेवेंट कॉस्ट? संक कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, ये सब कौन है, इररिलेवेंट कॉस्ट है। सबको झेपा का नाला है पक्का, इतना लिखवा के दू चलेगा? चलो हेडिंग दीजिए। हेडिंग दीजिए, टाइप्स ऑफ कॉस्ट, टाइप्स ऑफ कॉस्ट, टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर डिसीजन मेकिंग, टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर डिसीजन मेकिंग, टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर डिसीजन मेकिंग। उसमें लिखे कॉस्ट विचार, कॉस्ट विचार, कॉस्ट विचार यूजफुल फॉर, कॉस्ट विचार useful for decision making, cost which are useful for decision making, cost which are useful for decision making are called as relevant cost. फिर लिखो cost which are not useful for decision making, costs which are not useful for decision making, costs which are
not useful for decision making are called as irrelevant costs. Are called as irrelevant costs. नीचे लिखो वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, शटडाउन कॉस्ट and opportunity cost are example of relevant cost. Variable cost, marginal cost, shutdown cost and opportunity cost are example of relevant cost. बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम कस्टमर से ले सकते हैं, याद है ना बेटा जी, तो वो को रिलेवेंट कॉस्ट है इसके लिए. फिर और लिखो फिक्स कॉस्ट एंड संक कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट एंड संक कॉस्ट, fixed cost and sunk costs are irrelevant costs. Fixed cost and sunk costs are irrelevant costs. Fixed cost and sunk costs are irrelevant costs. ठीक है. फिर बेटा एक लाइन छोड़ के लिखिए शटडाउन कॉस्ट. हेडिंग दो शटडाउन कॉस्ट. शटडाउन कॉस्ट costs which are incurred, costs which are incurred, costs which are incurred even though doors of business, costs which are incurred even though doors of business are shut down. Costs which are incurred even though doors of business are shut down are called as shutdown costs. Are called as shutdown costs. Example: rent, light bill, depreciation, insurance premium. लिखो normally all shutdown costs are fixed in nature. Normally all shutdown costs are fixed in nature. वो रेंट लाइट बिल सारे फिक्स होते हैं ना बेटा, इसलिए शटडाउन कॉस्ट फिक्स होते हैं. ऑल शटडाउन कॉस्ट आर फिक्स इन नेचर. फिर एक लाइन छोड़ के लिखिए संक कॉस्ट. एक लाइन छोड़ के लिखिए संक कॉस्ट. उसमें लिखिए cost forgone due to change in technology. Cost forgone due to change in technology or change in manufacturing process. Cost forgone due to change in technology or change in manufacturing process is called as sunk cost. Sunk costs are past costs. Sunk costs are past costs. So they are not useful for decision making. So they are not useful for decision making. ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखो बच्चों, अभी नेक्स्ट समय लास्ट कंसेप्ट पढ़ना आज का, टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर टाइम. ओके, अब समझना बच्चों, एज पर टाइम कॉस्ट के दो टाइप होते हैं. एक होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट और दूसरा होता है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट. मैं दोबारा बता रहा हूं, एज पर टाइम कॉस्ट के टाइप कितने होते हैं?
कौन से होते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट और प्री डिटरमाइन कॉस्ट। ये टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर क्या है, मतलब क्या? देखो पूछा था, आपने कभी हिस्टोरिकल कॉस्ट वर्ड सुना है क्या? क्या होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट? जो पास्ट में इनकर, क्या बहुत शानदार बेटा, मतलब क्या होता है समझना, जो कॉस्ट हम ऑलरेडी इनकर कर चुके, जो कॉस्ट हम पास्ट में इनकर कर चुके उसे बोलते हिस्टोरिकल कॉस्ट। कॉस्ट इनकर कर चुके उसका हमको अमाउंट पता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट है। प्री डिटरमाइन में क्या है, फ्यूचर में कॉस्ट इनकर करने वाले, और कॉस्ट डिसाइड आज किया तो वो क्या होगा, प्री डिटरमाइन। छोटा एग्जांपल दूंगा बेटा जी, मान लीजिए मैं आपसे कल पूछता हूं बेटा, मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा मुझे बताइए, आपने कल शाम को कितने रुपए खाना खाया? आप बोलते सर कल शाम को ना मैंने 100 रुपए खाना खाया सर। तो मैं कहते सर मस्त खाना खाया 100 रुपए का। अब 100 रुपए खर्चा हो चुका है, कल हो चुका है, वो आपका कौन है, हिस्टोरिकल कॉस्ट है, खर्चा पता है। मैं पूछता हूं बच्चों अगले संडे कितने के पार्टी करोगे? बोले सर क्या बात है सर, संडे तो पहले आने दो सर, देख लेंगे। गेस तो करो ना। अब बोले सर शायद से ना सर, अगले संडे सर 200 रुपए की पार्टी करेंगे हम शायद से। अब बताओ खर्चा हुआ है या होने वाला है? फ्यूचर में खर्चा होने वाला है, गेस कब किया है? आज, प्री डिटरमाइन। तो यहां पे फ्यूचर में खर्चा होने वाला है उसे आज गेस किया, वो कौन है हमारा, प्री डिटरमाइन कॉस्ट। समझ में आ रहा है बेटा जी? तो जो कॉस्ट पास में हो चुका है वो कौन है, हिस्टोरिकल है, और जो फ्यूचर में होने वाला है उसको बता रहे आज, वो कौन है, प्री डिटरमाइन। पक्का? तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कौन है बेटा जी, हमारे पास्ट कॉस्ट है। ये हमारा कौन है, पास्ट कॉस्ट है, और ये हमारा कौन है, फ्यूचर कॉस्ट है। समझ में आ रहा है? पक्का? जो पास में हो चुका है वो कौन है, हिस्टोरिकल है, और जो फ्यूचर में होने वाला है उसे बता रहे आज, वो कौन है, प्री डिटरमाइन। अब सवाल उठता है प्री डिटरमाइन में पहले कॉस्ट बताना है, प्री पहले बता रहे, तो पहले कैसे बताएंगे? तो इसके अगेन दो टाइप होते हैं, वन इज कॉल्ड एज एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड सेकंड इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड कॉस्ट। मैं दोबारा बता रहा हूं, प्री डिटरमाइन कॉस्ट के दो पार्ट होते हैं बेटा जी। कौन से होते हैं बेटा जी, एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब देखो इसका मतलब क्या है, मान लीजिए मुझे फ्यूचर का कॉस्ट मुझे बताना है, कितना कॉस्ट आएगा, तो जहां पे फ्यूचर का कॉस्ट बताने के लिए आप कुछ बजट बनाते हैं। बच्चों देखो, आपने इंडिया का बजट आता है बेटा फरवरी के महीने में, बजट में होता क्या, अरे अगले साल कितना खर्चा करने वाले हैं, अगले साल कितना रेवेन्यू आ सकता है, फिर कितना सरप्लस होगा या कितना डेफिसिट होगा, ये फ्यूचर का एस्टिमेशन क्या होता है, बजट। तो जहां पे बजट बना के आप फ्यूचर का कॉस्ट बताओगे उसे हम बोलते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट। पक्का? तो इट इज अगेन पार्ट ऑफ प्री डिटरमाइन। यहां पे कॉस्ट कैसे बताएंगे, विद द हेल्प ऑफ बजट। हियर कॉस्ट इज कैलकुलेटेड विथ हेल्प ऑफ बजट। जहां पे बजट के हिसाब से बजट बना के आप कॉस्ट बताओगे उसे हम बोलते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट बोलते हैं। और स्टैंडर्ड कॉस्ट में हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास कुछ एक्सपर्ट लोग रहेंगे, हमारे पास कुछ एक्सपीरियंस लोग रहेंगे, उनसे सलाह लेके उनके एक्सपीरियंस से हम कॉस्ट गेस करेंगे। तो जहां पे भैया जी को मान लो मेरी कंपनी है, मुझे डिसाइड करना है कि मेरी कंपनी में अगले साल कितना खर्चा होगा, आई हैव टू प्री डिटरमाइन इट। तो मैं क्या करूंगा, मेरे फैक्ट्री में जो सीनियर मैनेजर है, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, उनकी मीटिंग बुलाऊंगा, उनको पूछूंगा क्या लगता है आपको अगले साल कितना प्रोडक्शन होगा, अगले साल कितना खर्चा होगा। उनकी सलाह लेके अगर मैं कॉस्ट डिसाइड करा, वो मेरा कौन है, स्टैंडर्ड कॉस्ट है। जहां पे बजट बना के कॉस्ट गेस कर रहे, वो कौन है, हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट है। और जहां पे एक्सपीरियंस लोगों से कॉस्ट पूछ रहे हो, तो वो हमारा कौन है, स्टैंडर्ड कॉस्ट है। इतना समझ में आ रहा है बेटा जी? पक्का? एक बार रिवाइज करते, हम पढ़ के आ रहे टाइप्स ऑफ कॉस्ट, एज पर क्या पढ़ रहे, बोलो एज पर टाइम। टाइप कितने होते हैं, कौन से होते हैं, हिस्टोरिकल और प्री डिटरमाइन। जो पास में इनकर हो चुका है वो कौन है, जो फ्यूचर में होने वाला है क्या है, उसे गेस कब करेंगे, आज। गेस करने के कितने तरीके, अगर बजट बना के क्या तो एस्टिमेटेड, और एक्सपीरियंस से क्या तो दैट्स इट। इतना लिख लो बेटा, फटाफट लिख लो।
चलो हो गया लिख के। चलो एक बार आज का पार्ट समराइज करते। आज हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ कॉस्ट। एज पर क्या पढ़ा था? इन्वेंट्री। बोला एज पर इन्वेंट्री, एज पर प्रोडक्ट टाइप कितने थे? कौन से थे? प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट। जो कॉस्ट आप इन्वेंट्री को असाइन कर पाएंगे वो क्या? प्रोडक्ट कॉस्ट। और जो इन्वेंट्री असाइन कर नहीं सकते वो क्या? पक्का। फिर मुझे आता एज पर एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग विच कॉस्ट आर प्रोडक्ट कॉस्ट? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड। और विच कॉस्ट आर पीरियड कॉस्ट? ऑफिस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फिर बोला एज पर मार्जिनल सिस्टम विच कॉस्ट आर प्रोडक्ट कॉस्ट? विच कॉस्ट आर पीरियड कॉस्ट? पक्का बेटा। फिर बेटा मुझे बताओ नेक्स्ट पढ़ा था टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर डिसीजन मेकिंग, रिलेवेंट और इररिलेवेंट। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? फिक्स कॉस्ट क्या है? मार्जिनल, रिलेवेंट। शटडाउन कॉस्ट, संक कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रिलेवेंट। पक्का ठीक है। फिर मुझे आता व्हाट आर एग्जांपल ऑफ शटडाउन कॉस्ट? रेंट, लाइट बिल, डेप्रिसिएशन। फिर मुझे आता टेक्नोलॉजी या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बदलने से जो कॉस्ट डूब गया वो कौन है? संक कॉस्ट। वेरी गुड। फिर पढ़ा था टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर टाइम। एज पर टाइम टाइप कितने थे? कौन से थे? हिस्टोरिकल कॉस्ट और प्री डिटरमाइन। जो कॉस्ट पहले हो चुका है पास्ट में वो कौन है? जो फ्यूचर में होने वाला वो क्या है? पक्का। फिर मुझे आता बच्चों प्री डिटरमाइन के दो टाइप कौन से होते हैं? एस्टिमेटेड और स्टैंडर्ड। अगर बजट की हेल्प से किया तो एस्टिमेटेड, और एक्सपीरियंस लोगों से पूछा तो? कोई तकलीफ इसमें? कोई क्वेरी? सबको झेप रहा है 100% श्योरली। चलो तो आज यहीं पर रुकते। यस बेटा। प्री नहीं वो हाँ डिपेंड करता है, ऐसे कुछ नहीं होता है। देख बेटा कैसा होता है ना, अगर मान ले रेंट की बात करूंगा बेटा, रेंट की बात करूंगा ना, अगर तुम्हारे पास कोई ऑलरेडी प्रीमाइसेस है जिसका रेंट आप ऑलरेडी पे कर चुके हो तो रेंट बेटा क्या हिस्टोरिकल हो जाएगा। और मान लो फ्यूचर में कोई आप प्रीमाइसेस नया लेने वाले होंगे, उसका खर्चा आपको नहीं पता है, कोई नया सेटअप करना है आपको, नया बिजनेस आपको बेटा स्टार्ट करना है, रेंट आपको नहीं पता, उसका रेंट अगर आपको गेस कर रहे हो तो वो हमारा कौन है? प्री डिटरमाइंड है। समझा क्या? तो वो वेरी करेगा, फ्रॉम केस टू केस डिफर करेगा बेटा। समझ में आ रहा है? कोई डाउट था ना आपका?